अपन ने मुख्य हिमालय को प्रारंभ किया था, उससे पहले ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां पढ़ ली थी, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। और बी अपना क्या है, वो मुख्य हिमालय, उससे पहले ये अध्ययन कर लिया है अपन ने ट्रांस हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं का। कराकोरम श्रेणी, यहाँ पर अपन ने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया। सेकंड मुख्य हिमालय। अब मुख्य हिमालय की वहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को पढ़ेंगे, और उसके बाद में सी पॉइंट अपना रहेगा पूर्वांचल हिमालय। तो अब अपन सेकंड जो मुख्य हिमालय है, इस मुख्य हिमालय में सबसे पहले पढ़ेंगे वहद हिमालय। मुख्य हिमालय पढ़ा था। इस मुख्य हिमालय में कि ट्रांस हिमालय के ये दक्षिण में स्थित पर्वत श्रृंखला है, जो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है, जिसकी पश्चिम में चौड़ाई 400 किलोमीटर, पूर्व में चौड़ाई 150 किलोमीटर। इसकी 3 श्रेणियां हैं, वहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर, औसत हाइट 1000 मीटर है। और इसकी बात करें तीनों श्रेणियां, तो इसकी तीनों श्रेणियां रही है ये वहद हिमालय, जिसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ, मध्य या लघु हिमालय जिसका निर्माण मायोसीन काल में हुआ, और शिवालिक हिमालय जिसका निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ। अब इसमें भी अपन सबसे पहले प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो है वहद हिमालय। वहद हिमालय, वहद हिमालय। वहद हिमालय का में अपन क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। वहद हिमालय, वहद हिमालय में अपन पढ़ेंगे कि इसका विस्तार कहाँ तक है, विस्तार के बाद में इसमें हिमनद कौन से पाए जाते हैं, और इसकी हाइट अधिक है तो इसमें प्रमुख चोटियां पाई जाती है, चोटियां कौन कौन सी है, और साथ में इसमें बात करेंगे इसके अंदर दर्रे कौन कौन से हैं। तो वहद हिमालय जो कि मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला वहद हिमालय, उसके बाद में है मध्य हिमालय, उसके बाद में शिवालिक हिमालय है। इसमें वहद हिमालय में सबसे पहले कि वहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और उसकी हाइट अधिक होने के कारण इसमें हिमनद पाए जाते हैं। तो वो हिमनद कौन कौन से हैं, और अधिक हाइट के रूप में यहाँ विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ भी पाई जाती हैं, तो चोटियाँ कौन कौन सी है और कहाँ पर है। और उसके बाद में इसमें पढ़ेंगे दर्रे, उसमें और क्या पढ़ेंगे, दर्रे। तो सबसे पहले अपन इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है। यह अपना वहद हिमालय जो कि प्रारंभ होता है नंगा पर्वत से, और कहाँ तक, नामचा बरवा, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश तक। और इसकी अपन हाइट की बात करें तो इसमें यहाँ पर सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। और इसकी जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई है इसकी 25 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 25 किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई है वो है 6100 मीटर, 6100 मीटर। और इसमें सबसे ऊंचा इसी पर्वतमाला में शिखर है जो कि कितने हाइट पर है, 8848 मीटर ऊंचा है, जिसे अपन कहते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। ये अपना इसका विस्तार है वहद हिमालय का, 25 किलोमीटर चौड़ा है, 2400 किलोमीटर लंबा है, औसत हाइट 6100 मीटर है। इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो वो माउंट एवरेस्ट है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और नंगा पर्वत से ये कहाँ तक है, नंगा पर्वत से है ये नामचा बरवा तक, नामचा बरवा तक। ये नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक इसका विस्तार है वहद हिमालय का। और कौन कौन से जिलों में ये फैला हुआ है, तो इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार तो इसका है जम्मू कश्मीर,
और जिसमें ये नंगा पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर के पीओ के क्षेत्र में है। इसके अलावा ये है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अलावा ये है सिक्किम, और सिक्किम के अलावा ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका जो विस्तार है ये किन दो भ्रंशों के मध्य है? भ्रंशों की बात करें, जैसे अपन ने बात की थी, ये कराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, उसके बाद में वहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। और यहाँ पर ट्रांस हिमालय और इस महान हिमालय के बीच में अपना एक भ्रंश आता था, विशेषकर कौन सी श्रेणियों के मध्य? एक तो जास्कर, और यहाँ पर ये ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, इनके बीच में था ITSZ, सिंधु सांगपो ससर जोन। और इस दिशा में ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो भ्रंश आता था उसे कहते हैं MCT, MCT। तो ये जो वहद हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, ये किन दो भ्रंशों के मध्य है? तो ये ITSZ और MCT दो भ्रंशों के क्या है? मध्य स्थित है। तो इस पंक्ति को भी लिखें कि वहद हिमालय ITSZ वो MCT के मध्य स्थित है। यह ITSZ व MCT के मध्य स्थित है, MCT के मध्य स्थित है। और इसकी हाइट अधिक होने के कारण इसमें हिमनद भी पाए जाते हैं। जैसे नाम सुना होगा गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंत, मिलान, पिंडारी, जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, गंगा नदी, यमुना नदी, अलकनंदा नदी, पिंडारी नदी, धौली गंगा, ये सारी नदियाँ इन्हीं हिमनद से प्रवाहित होती है, उनका उद्गम होता है। कारण यह है कि ये वहद हिमालय, इसकी हाइट अधिक है, और हाइट अधिक होने के कारण प्रत्येक 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अधिक हाइट होने के कारण तापमान कम रहता है, जिसके कारण यहाँ पर हिमांक बिंदु से नीचे तापमान चला जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर बर्फ का जमाव अधिक रहता है, और जिसके कारण यहाँ हिमनद पाए जाते हैं, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण, ऊंचाई अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इसमें हिमनद पाए जाते हैं, इसमें हिमनद पाए जाते हैं। अब कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं इसमें? हिमनद, और हिमनद की अपन बात करें तो गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, तीसरा है मिलान, सतोपंत, सतोपंत, और 5 नंबर कौन सा है? तो वो है पिंडारी। 5 नंबर है पिंडारी। गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान, सतोपंत और पिंडारी, यहां पर पाए जाने वाले प्रमुख हिमनद। इसकी विस्तार की बात की, इसका विस्तार तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक था, और उसके बाद में इसके अंदर हाइट अधिक है, तो जिसके कारण हिमनद की भी बात की। अब इसमें प्रमुख चोटियां भी पाई जाती है, तो इसके अंदर प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? प्रमुख चोटियां, अब प्रमुख चोटियां को अपन एक चार्ट के रूप में भी समझते हैं, और साथ साथ में उसको कहां पर स्थित है वो लिखेंगे भी। अब इस पे प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है? तो ये अपना मुख्य रूप से क्या है? पूरा का पूरा वहद हिमालय है, और इस वहद हिमालय पर
प्रमुख रूप से कौन कौन सी चोटियां हैं, तो ये प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के बाद में यहाँ पर चोटी जो आएगी उसे अपन कहते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद में यहाँ पर आती है नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी के बाद में यहाँ पर है धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी के बाद में है अन्नापूर्णा। अन्नापूर्णा के बाद में है गौरी शंकर, फिर है माउंट एवरेस्ट, फिर है मेकालू, फिर है कंचनजंगा और फिर है नामचा बरवा। फिर है नामचा बरवा। ये जो है सबसे ऊंची विश्व की, ये कौन सी है अपनी माउंट एवरेस्ट, और ये है अपनी कंचनजंगा। तो ये इस पे क्या है, प्रमुख चोटियां हैं। वह हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है, तो जिसमें सबसे पहले जो ये चोटी है ये है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, और ये नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के विशेष कौन से क्षेत्र में, पीओ के क्षेत्र में है। जम्मू कश्मीर के पीओ के क्षेत्र में। और यहां पर जो ये चोटी दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। और यहां पर यह है, इस चोटी का नाम है नंदा देवी। नंदा देवी। और यहां पर यह चोटी दिखाई दे रही है, इसका नाम है धौलागिरी। धौलागिरी। धौलागिरी के ठीक पास में यह है अन्नापूर्णा। अन्नापूर्णा। और ये जो चोटी दिखाई दे रही है इसका नाम है गौरी शंकर। ये कौन सी है, गौरी शंकर। गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद में यहां पर यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के पास में यह है मेकालू। मेकालू के आगे ये जो आएगी इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। और कंचनजंगा के बाद में इसका नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा। ये क्या है, इनकी प्रमुख चोटियां हैं। नंगा पर्वत, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नापूर्णा, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मेकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। ये चोटियां कौन सी कहां पर है, इनमें बात करें तो ये तो हो गई अपनी जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर के विशेषकर कौन से क्षेत्र में, पीओ के क्षेत्र में स्थित है। और जिसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 8126 मीटर। और यहां पर ये जो है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ और ये नंदा देवी, ये दोनों जो चोटियां हैं ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ की हाइट है वो 7138 मीटर है, और नंदा देवी की है 7817 मीटर। और जो धौलागिरी से लेके और यहां पर मेकालू तक, और ये जो पर्वत चोटियां पाई जाती है ये पाई जाती है नेपाल में। कहां पर है, नेपाल। जिसमें धौलागिरी की जो हाइट है 8167 मीटर है। अन्नापूर्णा की जो हाइट है वो है 8091 मीटर। 8091 मीटर। गौरी शंकर की हाइट है 7134 मीटर। 7134 मीटर। और माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट है 8848 मीटर। 8848 मीटर। और मेघालय की इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 8463 मीटर। और ये है कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहाँ पर है, तो कंचनजंगा है सिक्किम में। कहाँ पर है, सिक्किम में। और इसकी हाइट है 8598 मीटर। 8598 मीटर। और नामचा बरवा की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। और इसकी जो हाइट है
वो है 7,756 मीटर। 7,756 मीटर हाइट है। नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में, कंचनजंगा सिक्किम में है, और ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, मेकालू ये कहाँ पर है? नेपाल में। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और नंदा देवी मुख्य रूप से, वैसे केदारनाथ और भी चोटियां हैं। और नंगा पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर के पीओके क्षेत्र में है। इनको वैसे अपन ने लिख लिया है, लेकिन इसमें से किसको किस क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, इसकी भी अगर अपन बात करें तो जैसे सबसे पहले अपन ने बात की नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। और ये कहां पर है? यह है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के विशेषकर पीओके क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के पीओके क्षेत्र में है। और इस पर्वत को कहा जाता है कातिल पर्वत। इसे कातिल पर्वत कहा जाता है। कातिल पर्वत कहा जाता है। इसे कातिल पर्वत क्यों कहा जाता है? कारण यह है, इसका कारण यह है कि इसकी जब पर्वतारोही इस पे चढ़ाई कर रहे थे तो इसमें चढ़ाई करते समय कई सारे पर्वतारोही को की क्या हो गई थी? मृत्यु। और इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? कातिल पर्वत। तो इसका कारण क्या, कातिल पर्वत क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण हो जाएगा पर्वतारोही रोइयों की मृत्यु। पर्वतारोहियों की मृत्यु। और दूसरे पर्वत के बाद में अपन बात करें, और तो दूसरे में अपन बात करेंगे मुख्य रूप से नंदा देवी, बद्रीनाथ की बात कर लेते हैं। बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ जिसकी हाइट कितनी है? बद्रीनाथ की हाइट है 7,138 मीटर। और ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड। तीसरे पर्वत की बात करें तो है नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी की हाइट कितनी है? तो नंदा देवी की हाइट है 7,817 मीटर। और ये नंदा देवी कहाँ पर है? नंदा देवी भी उत्तराखंड में। ये पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पूर्ण रूप से भारत में स्थित दूसरी सर्वोच्च चोटी। क्योंकि दूसरी पहली कौन सी है? कंचनजंगा है पूर्ण रूप से स्थित दूसरी सर्वोच्च चोटी। पूर्ण रूप से भारत में स्थित भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। अब उसके बाद में और की बात करें 4 नंबर, तो फिर अपनी धौलागिरी। धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद में कौन सी है? गौरीशंकर। गौरीशंकर, गौरीशंकर के बाद में यहां पर है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। धौलागिरी की तो हाइट कितनी है? धौलागिरी की हाइट है 8,167 मीटर। अन्नपूर्णा की हाइट है 8,091 मीटर। गौरीशंकर की है 7,134 मीटर।
और माउंट एवरेस्ट की है 8,848 मीटर। और ये सभी की सभी कहां पर है? तो ये सभी की सभी है नेपाल में। कहां पर? नेपाल में। इस माउंट एवरेस्ट के बारे में अपन तथ्य की बात करें, और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची चोटी, तो वो है माउंट एवरेस्ट। इसके उपनाम की बात करें, उपनाम क्या है इसका? इसकी उपनाम की बात करें तो इसका एक उपनाम है सागर माथा, सागर माथा। और दूसरा इसका उपनाम है सेमायुलुंग, सेमायुलुंग। अब इसको सागर माता तो कहा जाता है नेपाल में, और इसे सेमायुलुंग कहा जाता है तिब्बत में। ये इसके क्या रहेंगे? उपनाम रहेंगे। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इन सब के अपन दृश्य भी देखेंगे। अब 8 नंबर अपनी जो रहेगी वो चोटी कौन सी है? 8 नंबर है मेकालू। मेकालू के बाद में 9 नंबर अपन बात करेंगे कंचनजंगा की, कंचनजंगा। और कंचनजंगा के बाद में 10 नंबर अपन बात करेंगे नामचा बरवा, नामचा बरवा। मेकालू इसकी हाइट कितनी है? 8,463 मीटर। और कंचनजंगा की है 8,598 मीटर। और नामचा बरवा की है 7,756 मीटर। ये तो अपने थी नेपाल में मेकालू। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। और नामचा बरवा है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। कंचनजंगा ये भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी, तथा पूर्ण रूप से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी। क्योंकि भारत की वैसे सर्वोच्च चोटी देखें तो K2 थी कंचनजंगा 8,611 मीटर, जो कि लद्दाख के पीओ के क्षेत्र में थी। कंचनजंगा ये भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है तथा पूर्ण रूप से भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है। 8,598 मीटर ऊंची है ये इस प्रकार से अपन ने इसकी बात कर ली सर्वोच्च चोटियों की। अब इनके दृश्य की बात करें तो ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है इसका नाम है नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। यह नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के पीओके वाले क्षेत्र में है, और लेकिन इस पे चढ़ाई करते समय काफ़ी पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई थी, और जिसके कारण इसे कातिल पर्वत भी कहा जाता है। इसे वहाँ पर स्थानीय भाषा में नंगा पर्वत कहा जाता है, और इसी नंगा पर्वत से अपना वह हिमालय प्रारंभ होता है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें ये पर्वत श्रेणी, जिसमें ये तो है अपनी कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि कहां पर है? सिक्किम में है। और इस दिशा में आपको ये जो चोटी दिखाई दे रही है ये माउंट एवरेस्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में, और नेपाल में इसे कहा जाता है सागर माथा।
ये जो आपने नंगा पर्वत देखा, कंचनजंगा, और ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। अब अपन बात करें प्रमुख दर्रों की, तो इसके अंदर प्रमुख चोटियों की बात हो गई, तो अब बात किसकी करेंगे? प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे। अब प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं इस वहद हिमालय में, और दर्रे का अर्थ क्या होता है? दर्रा क्या है? पहली बात तो यही है कि दर्रा क्या होता है। दर्रा जैसे ये पूरी की पूरी पर्वत श्रेणियां हैं, और इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो ये तंग रास्ता होता है, ये इस स्थान से इस स्थान आने में, जैसे ये पर्वत श्रेणी और इसके बीच का ये तंग रास्ता जो दिखाई दे रहा है, ये तंग रास्ता ही क्या होता है अपना, क्या कहलाता है? दर्रा। और दर्रे को वहाँ स्थानीय भाषा में साथ में ला भी कहा जाता है, जैसे नाथुला, नीतीला, मानाला, धागाला, नाथ, ये जेलेपला, ये सारे ऐसे, जोजीला, बारालाचा, बुर्जीला। ला को क्या, इस दर्रे को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ला। दर्रा किसे कहा जाता है? पर्वतों के मध्य, पर्वतों के मध्य स्थित तंग रास्ता, तंग रास्ता। और दर्रे को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। स्थानीय भाषा में लाहा कहा जाता है। अब प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं वहद हिमालय के अंदर? तो ये अपना वहद हिमालय है, और ये नामचा बरवा तक, और इसके अंदर कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं? इस रूप में ये पूरा का पूरा पर्वतों का विस्तार है। तो यहाँ पर अपना बुर्जीला दर्रा, फिर आगे ये जोजीला दर्रा, जोजीला के बाद में यहाँ पर लगातार दर्रे आएंगे, मानला, नीतीला, फिर ये धागाला, लिपुलेख दर्रा, ये बारालाचा, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा, नाथुला, जेलेपला, फिर बोमडीला, बूमला दर्रा, तुंगर्स दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीपू दर्रा और पांगसांड दर्रा। ये पूरे के पूरे ये पर्वत श्रेणी है, और इनके बीच जो तंग रास्ते हैं वो तंग रास्ते ये अपने क्या कहलाते हैं? दर्रा। जैसे यहाँ पर ये एक दर्रा आएगा, बुर्जीला दर्रा, यहाँ पर एक दर्रा आया, जोजीला दर्रा, यहाँ पर एक दर्रा आया जिसे कहते हैं बारालासा दर्रा, यहाँ पर दर्रा आया रोहितांग दर्रा, यहाँ पर आएगा सिपकीला दर्रा, फिर यहाँ पर मानला दर्रा, नीतीला दर्रा, धागाला दर्रा, यहाँ पर ये लिपुलेख दर्रा, फिर यहाँ पर जो ये दर्रा है इसे कहा जाता है नाथुला दर्रा, और यहाँ पर है ये जेलेपला दर्रा, और यहाँ पर जो दर्रा आता है इस दर्रे को कहा जाता है बोमडीला दर्रा, बूमला दर्रा, तुंगर्स दर्रा, और यहाँ पर ये है दीपू दर्रा, और यहाँ पर ये है पांगसांड दर्रा, पांगसांड दर्रा। ये कौन कौन से दो स्थलों को आपस में जोड़ते हैं इनकी भी बात करेंगे। ये कौन सा दर्रा है? तो इस दर्रे का नाम है जोजीला दर्रा, सॉरी बुर्जीला दर्रा, बुर्जीला दर्रा। बुर्जीला दर्रा के बाद में दूसरा ये जो अपना आएगा इसका नाम है जोजीला दर्रा, जोजीला दर्रा। जोजीला दर्रे के बाद में ये जो दर्रा है इसका नाम है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा के बाद में ये जो दर्रा है इसका नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के बाद में ये जो दर्रा है इसका नाम है सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा के बाद में ये जो दर्रा है इसका नाम है मानला, मानला। मानला के बाद में ये है नीतीला,
नीतिला के बाद में ये है धागाला, धागाला। और ये जो दर्रा है इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रे के पास में इस दर्रे का नाम है जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यह है बोमडीला, बोमडीला। यह है बूमला, इसे कहा जाता है त्रुंगियस, त्रुंगियस दर्रा। इस दर्रे का नाम है दीपू दर्रा और इस दर्रे का नाम है पांगचांड दर्रा, पांगचांड दर्रा। ये दर्रे जो है दो स्थलों को आपस में मिलाने का क्या करता है, कार्य करता है। जैसे ये यहाँ पर है बुर्जिला दर्रा और यहाँ पर है ये श्रीनगर, वहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये श्रीनगर। इस श्रीनगर को फिर इस पीओके के गिलगित क्षेत्र में मिलाने के लिए आपको जाना है तो बुर्जिला दर्रे से जाना पड़ेगा। और इसी श्रीनगर से आपको यहाँ पर स्थित है ले, और ले से जुड़ना है तो जोजिला दर्रे से गुजरना होगा। फिर है बारालाचा दर्रा और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है और इसी बारालाचा दर्रे से सिनाब नदी प्रवाहित होती है। फिर ये रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है मनाली को ले से, और इसी रोहतांग दर्रे से रावी और व्यास नदियां इसी दर्रे से प्रवाहित होती है। और इसी रोहतांग दर्रे पर अपनी अटल टनल बनी हुई है जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है, 9.8 किलोमीटर लंबी। और इसके बाद में ये सिपकिला दर्रा, ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, और सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद में मानला, नीतिला, धागला, ये सारे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। और ये लिपुलेख दर्रा, ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। इसी लिपुलेख दर्रे से फिर अपन कैलाश मानसरोवर की क्या करते हैं, यात्रा। फिर सिक्किम के अंदर है ये नाथुला और जेलेपला। नाथुला दर्रा, इस नाथुला दर्रे में सुम्बी नदी प्रवाहित होती है और सुम्बी घाटी है, और यहाँ से पहले रेशम मार्ग प्रवाहित होता था और इसी से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी की जाती है। जेलेपला दर्रा ये सिक्किम में है और इससे तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। बोमडीला दर्रा, तुरंगस दर्रा और बूमला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत मतलब चीन से जोड़ते हैं। और यहाँ पर और बात करें, एक दर्रा और है यांग्याप दर्रा। ये दर्रा कौन सा है, यांग्याप दर्रा। और यांग्याप दर्रा ये भी तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ते हैं। और यांग्यार्प दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवाहित होती है। दीपू दर्रा और पांचसाठ दर्रा ये दर्रे अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ते हैं। अब ये कौन से दर्रे हैं, किस क्षेत्र को आपस में जोड़ते हैं, उनको एक एक करके अपन लिखते भी हैं, साथ में लिखेंगे। तो प्रमुख दर्रों में सबसे पहले अपन बात करेंगे बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा कहां पर स्थित है, तो यह है जम्मू कश्मीर में। और ये किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है, तो यह जोड़ता है श्रीनगर को पीओके के गिलगित से, गिलगित से जोड़ता है। अब उसके बाद में दूसरा दर्रा है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा कहां पर है, जास्कर श्रेणी में था, इससे सिंधु नदी प्रवेश करती हुई आगे बढ़ती है, जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। उसके बाद में तीसरा अपना जो प्रमुख दर्रा है उसका नाम है बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा। और बारालाचा दर्रा कहां पर है,
तो ये दर्रा है अपने हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। और बारालाचा दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो ये हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। और इससे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इससे चिनाब नदी प्रवाहित होती है, इससे चिनाब नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। और उसके बाद में अगला दूसरा जो दर्रा है प्रमुख रूप से, वो दर्रा कौन सा है? तो यहां पर आपको दो दर्रे दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो दर्रा दिखाई दे रहा है, ये दर्रा है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ये इस रूप में आप देख रहे हो। और इस सिपकिला दर्रे के मध्य से, इस दर्रे से होते हुए ये नदी भारत में प्रवेश कर रही है। और इस नदी का नाम क्या है? सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और सिपकिला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और इसे कौन सी नदी प्रवाहित होती है? सतलज नदी। और यहां पर आप इन पहाड़ियों के बीच में जो दर्रा देख रहे हो, और इस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से ये सिनाब नदी यहां से प्रवाहित होती है। और ये पूरा का पूरा ये दृश्य है, ये रोहतांग दर्रा है। और ये रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। ये कौन सा दर्रा है यहां पर? रोहतांग दर्रा। फिर अपन आगे की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले ये लिख लेते हैं। बारालाचा दर्रा हो गया। अगला 4 नंबर रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कहां पर है? तो रोहतांग दर्रा है अपना हिमाचल प्रदेश में। किन दो स्थलों को जोड़ता है? मनाली को, मनाली को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। और रोहतांग दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है? इस दर्रे में अटल सुरंग स्थित है, अटल सुरंग स्थित है, अटल सुरंग स्थित है। अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ये मनाली को किससे जोड़ती है? मनाली को लेह से जोड़ती है, लेह से जोड़ती है। लंबाई कितनी है इसकी? इसकी लंबाई है 9.8 किलोमीटर, 9.8 किलोमीटर। रोहतांग दर्रे के बाद में अपन बात करें तो कौन सा दर्रा? सिपकिला दर्रा, जो अभी अपन ने देखा भी था, सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहां पर है? सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। और सिपकिला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो यह हिमाचल प्रदेश प्लस जोड़ता है लद्दाख को, सॉरी तिब्बत को, तिब्बत को। और इस सिपकिला दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो वो सतलज नदी। इस दर्रे से, इस दर्रे से सतलज नदी, सतलज नदी
भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, क्योंकि इसका उद्गम होता है राक्षस ताल झील से, तिब्बत से, और वहां से ये भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से, हिमाचल प्रदेश में ये। और उसके बाद में ये जो दर्रे हैं अगले कौन से हैं, मानला, धागाला, नीतीला, ये सभी दर्रे कहां पर है, तो ये सभी दर्रे हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड। और किनको आपस में जोड़ते हैं ये सारे, उत्तराखंड प्लस तिब्बत को, ये आपस में जोड़ते किसको है, उत्तराखंड प्लस तिब्बत को। 9 नंबर कौन सा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। और लिपुलेख दर्रा कहां पर स्थित है, और ये इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। जैसे ये पूरी पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर अपना हिमाचल, ये उत्तराखंड का भाग है, यहाँ पर अपना ये कैलाश पर्वत था और इसके दक्षिण में ये मानसरोवर झील है। फिर यहाँ से ये लिपुलेख दर्रे से होते हुए किसकी यात्रा की जाती है, कैलाश मानसरोवर की। इसलिए इसको कैलाश मानसरोवर का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो लिपुलेख दर्रे को कहा जाता है। तो लिपुलेख दर्रा है कहाँ, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। और इसे किसकी यात्रा की जाती है, कैलाश मानसरोवर की। इस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, यात्रा की जाती है। इसलिए इसे कैलाश मानसरोवर का, इसलिए इसे कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो लिपुलेख दर्रे को कहा जाता है। लिपुलेख दर्रे के बाद में अगला जो अपना दर्रा है वो कौन सा दर्रा है, तो यहां पर आपको ये 2 दर्रे दिखाई दे रहे होंगे। ये जो आप दर्रा देख रहे हो ये दर्रा है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा कहां पर है, तिब्बत और ये सिक्किम में है, तिब्बत और सिक्किम को आपस में जोड़ता है। नाथुला दर्रे से, इसी दर्रे से पहले रेशम मार्ग गुजरा करता था, कराकोरम दर्रे से भी गुजरा करता था, नाथुला दर्रे से भी गुजरा करता था। नाथुला दर्रा 1962 की जो भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन का, उसमें समय ये बंद कर दिया गया था। लेकिन 2006 में इसका समझौता हुआ, उसके बाद में इसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया। जब भी लिपुलेख दर्रे के अंदर ज़्यादा बर्फबारी हो जाती है और वो मार्ग कैलाश मानसरोवर के लिए बंद हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा वो इस नाथुला दर्रे से की जाती है। राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, इन भर्तियों में सर्वाधिक पूछा गया क्वेश्चन यह है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है और किन 2 स्थलों को जोड़ता है। इसी नाथुला दर्रे में सुंबा घाटी स्थित है और उस सुंबा घाटी से सुंबा नदी प्रवाहित होती है। और इस दिशा में जो ये आपको दर्रा दिखाई दे रहा है इसका नाम है जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। इसी जेलेपला दर्रे से भारत में एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। और इस तीस्ता नदी को लेकर बांग्लादेश और भारत के मध्य विवाद भी बहुत अधिक है। तो ये कौन सा दर्रा है, जेलेपला दर्रा। और जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों दर्रे सिक्किम में है, जिसमें ये जेलेपला दर्रा तो भूटान, सिक्किम और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है।
तो अगला अपना दर्रा जो पढ़ेंगे अपन 10 नंबर, 10 नंबर है नाथुला दर्रा। दस नंबर नाथुला दर्रा। और नाथुला दर्रा है कहां पर? नाथुला दर्रा है सिक्किम। कहां पर है? सिक्किम। और किन दो स्थलों को आपस में जोड़ता है? सिक्किम को तिब्बत से, सिक्किम प्लस तिब्बत, ये आपस में किस दर्रे से जुड़ते हैं? तो नाथुला दर्रे से जुड़ते हैं। इसी नाथुला दर्रे से, इस दर्रे से प्राचीन समय में रेशम मार्ग, प्राचीन समय में रेशम मार्ग गुजरता था। रेशम मार्ग गुजरता था। और दूसरी बात करें, जो नाथुला दर्रा है, इस नाथुला दर्रे में कौन सी घाटी स्थित है? इस दर्रे में, इस दर्रे में चुंबा घाटी स्थित है। चुंबा घाटी स्थित है, जिससे चुंबा नदी का उद्गम होता है, उद्गम होता है। इस दर्रे से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। कैलाश मानसरोवर की क्या की जाती है? यात्रा की जाती है। और भारत चीन युद्ध जो 1962 है, उस समय से क्या कर दिया गया था? बंद। और समझौते के तहत 2006 में पुनः खोला गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया। इसे बंद कर दिया गया, कर दिया गया। 2006 में समझौते के द्वारा खोला गया। समझौते के द्वारा खोला गया। और उसके बाद में अपना अगला कौन सा दर्रा है? 11 नंबर जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा। और जेलेपला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में। सिक्किम। और ये किन किन स्थलों को आपस में जोड़ता है? तो ये जोड़ता है सिक्किम प्लस भूटान और तिब्बत। इन तीन स्थल आपस में किस दर्रे से जुड़ते हैं? तो वो है जेलेपला दर्रे से। और इस दर्रे से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? इस दर्रे से तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे से तीस्ता नदी कहां पर? भारत में प्रवेश करती है। अब इसके बाद में जो अपने प्रमुख दर्रे हैं, और वैसे देखें तो ये तो अपना रोहतांग दर्रा है, जिसको अपन पहले ही देखा था, रोहतांग दर्रा।
और रोहतांग दर्रे को वहाँ पर एक और फोटो के रूप में देखा था, और यहाँ पर भी अपन ने इस रूप में भी देख लिया है। रोहतांग दर्रा, ये कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा है। ये अपना रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे के बाद में अगला अपन बात करें और तो अगले अपने आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, और जिनमें कौन सा? 12 नंबर। 12 नंबर दर्रा है बोमडीला, बोमडीला दर्रा, बूमला दर्रा, तुरंगस दर्रा, तुरंगियस दर्रा, यांग्यार्प दर्रा, यांग्यार्प दर्रा। और ये सभी दर्रे कहाँ पर है? तो ये चारों के चार दर्रे ये है अरुणाचल प्रदेश में। और ये किन दो स्थलों को आपस में जोड़ते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं, तिब्बत विशेषकर चीन प्लस तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ते हैं। और इस यांग्याप दर्रे से नामचा बरवा के पूर्व की ओर यांग्याप दर्रे से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी, इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। अब उसके बाद में और कौन कौन से दर्रे? 16 नंबर, 16 नंबर अपना जो दर्रा है उसका नाम है दीपू दर्रा, दीपू दर्रा। और 17 नंबर है उसका नाम है पांगसांड दर्रा। और ये भी दोनों दर्रे कहां पर है? तो ये दोनों दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये किन दो स्थलों को आपस में जोड़ते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ते हैं म्यांमार से, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। तो इस प्रकार से जो वहद हिमालय अपन ने पढ़ा, उस वहद हिमालय में अपन ने उसका विस्तार पढ़ा, उसकी प्रमुख हिमनद पढ़े, प्रमुख चोटियां पढ़ी और प्रमुख दर्रे। और वहद हिमालय के बाद में दूसरा अपना जो प्रमुख हिमालय था वो कौन सा था? मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय में दूसरा कौन सा था? तो वो है मध्य हिमालय। अब वहद हिमालय कंप्लीट हुआ इसमें, तो वहद हिमालय के बाद में अगला कौन सा आएगा? मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। तो अगला अपन 2 नंबर पढ़ेंगे इस मुख्य हिमालय में, वो अपना कौन सा रहेगा? मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय अपन हेडिंग के रूप में लिखते हैं। 2 नंबर मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। लघु या मध्य हिमालय जो है ये वहद हिमालय के क्या है? दक्षिण में। जैसे ये अपना वहद हिमालय, उसके बाद में ये मंद ढाल और फिर ये तीव्र ढाल वाला, ये जो अपना रहेगा ये अपना रहेगा मिडिल हिमालय। यहाँ पर जो ब्रंच था, इस ब्रंच का नाम तो है एमसीटी। और इस एमसीटी ब्रंच में जो ये घाटियाँ, कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू, ये घाटियाँ पाई जाती है। और इस मिडिल हिमालय के आगे शिवालिक हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में है एमबीटी। क्या है? एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अब जो ये मिडिल हिमालय है ये वहद हिमालय के तो किस दिशा में है? दक्षिण में।
और किन दो भ्रंशों के मध्य दिखाई दे रहा है, तो ये MCT और MBT के मध्य दिखाई देता है। इसकी विस्तार की बात करें तो विस्तार कितना रहेगा, तो इसकी विस्तार 100-200 किलोमीटर लंबा, 50 किलोमीटर चौड़ा, 3700 से 4500 मीटर ऊंचा इसका विस्तार रहेगा। और इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी है। जो मध्य हिमालय है इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी है। तो इसको अपन सबसे पहले तो ये पंक्ति लिख लेते हैं सामान्य रूप से। यह वहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यह वहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। और ये किन दो भ्रंशों के मध्य है, यह MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट व MBT के मध्य स्थित है। MBT के मध्य स्थित है। अब इसकी बात करेंगे इसके विस्तार की। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, मध्य हिमालय का विस्तार ये कहां से कहां तक है, तो ये अपना है मध्य हिमालय। इस मध्य हिमालय के उत्तर में ये अपना कौन सा हिमालय था, तो ये अपना वहद हिमालय था जिसे अपन पढ़ा था। और उसके ठीक दक्षिण में ये अपना हिमालय है मिडिल हिमालय, जिसे अपन कहते हैं मध्य या लघु हिमालय। मध्य या लघु हिमालय। अब इसकी चौड़ाई कितनी है, वो तो चौड़ा था 25 किलोमीटर, लंबा था 100-200 किलोमीटर, औसत हाइट थी 6100 मीटर, जिसमें अधिक ऊंचाई होने के कारण हिमनद भी थे और चोटियां भी थी। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 100-200 किलोमीटर। कितनी है, 100-200 किलोमीटर। और इसकी औसत हाइट की बात करें तो इसकी औसत हाइट कितनी है, तो इसकी औसत हाइट रहेगी 3700 से 4500 मीटर। 3700 से 4500 मीटर, क्योंकि सबसे ऊंचा कौन सा था, वहद। वहद के बाद में ये मध्य, उसके बाद में ये शिवालिक। तो इसकी तो औसत हाइट थी लगभग 6100। और इसकी ये चौड़ाई कितनी थी, तो ये 25 किलोमीटर। इसकी ये चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर। फिर इसकी चौड़ाई रहेगी 10 से लेकर 50 के बीच में। इसकी औसत ऊंचाई है 6100। इसकी ये 3700 से 4500। और फिर इसकी आ जाएगी केवल 500 से 1500। उसके बाद में ये मैदान आ जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा, अपना मैदान। और मैदान प्रारंभ होने से सबसे पहले मैदानों में ये बाबर, फिर अपना तराई, फिर ये खादर बांगर, ऐसे करते हुए मैदान, फिर नदियां बन चली जाएगी समुद्र में। तो ये है अपना वहद हिमालय। इस वहद हिमालय के पीछे की ओर ट्रांस हिमालय था जिसकी 3 श्रृंखलाएं थी। ये जास्कर है, ये लद्दाख है और ये कराकोरम है। ये 3 श्रेणियां थी। और इस ट्रांस हिमालय को पृथक करने वाला भ्रंश यहाँ अपना कौन सा था, ITSZ। और इन दोनों के मध्य जहाँ पर ये कश्मीर घाटी है, यहाँ पर श्रीनगर है, और यहाँ पर शिवालिक और मिडिल हिमालय के मध्य यहाँ पर अपना जम्मू है। अब इन दोनों स्थानों को जोड़ने के लिए जितने भी दर्रे होंगे वो अब इस मध्य हिमालय में होंगे। मध्य हिमालय की चौड़ाई कितनी है, 50 किलोमीटर। औसत ऊंचाई कितनी है, तो 3700 से 4500 मीटर। और कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 100-200 किलोमीटर। ये तो अपन ने इसकी विस्तार की बात की थी। और इसका विस्तार है कहाँ से कहाँ तक, विस्तार कौन कौन से राज्यों में है, तो विस्तार की बात करें तो यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, और कहां पर है इसका विस्तार, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या है, इसका विस्तार है। अब विस्तार के बाद में करें, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है।
इसको अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, विभिन्न नामों से जाना जाता है, जाना जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। किन क्षेत्रों में कौन कौन से इसके नाम हैं, अब इसका भी अपन शार्ट रूप से देख लेते हैं। तो जैसे ये अपना सबसे पहले तो ये वहद हिमालय जो कि अधिक हाइट वाला, ये वहद हिमालय। वहद हिमालय के ठीक दक्षिण में ये अपना कौन सा हिमालय आ गया, तो ये अपना आ गया मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, मिडिल या मध्य हिमालय। ये तो हो गया वहद हिमालय। वहद हिमालय की हाइट अधिक, तो इसकी टॉप चोटियाँ हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इनके ठीक दक्षिण में ये रहेगा अपना मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिडिल हिमालय, और इन दोनों के वहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये जो क्षेत्र है यहाँ पर घाटियाँ पाई जाती है। और वहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में भ्रंश कौन सा पाया जाता है, तो आपको पता ही है MCT। और MCT के अंदर कौन कौन सी घाटियाँ पाई जाती है उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। तो वहद हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में ये घाटियाँ भी पाई जाती है, लेकिन इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम भी है। जैसे यहाँ पर इसका नाम है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में इसे कहा जाता है पीर पंजाल। फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है धौलाधर, धौलाधर। फिर यहाँ पर कहा जाता है नाग टीबा या मसूरी, और नेपाल में इसे कहा जाता है महाभारत। सिक्किम में इसे कहा जाता है डोकिया, और भूटान में इसे कहा जाता है ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे पीर पंजाल इसे कहां पर कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहां पर कहा जाता है इसे, हिमाचल प्रदेश में। इसे नाग टीबा या मैचूरी कहां पर कहा जाता है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। और इसे महाभारत कहां पर कहा जाता है, नेपाल में। और इसे डोकिया कहा जाता है सिक्किम में, डोकिया कहां पर कहा जाता है, सिक्किम में। और ब्लैक माउंटेन कहा जाता है इसे भूटान, कहां पर, भूटान, भूटान में इसे कहा जाता है ब्लैक माउंटेन। तो इसके स्थानीय नाम भी पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में, नाग टीबा उत्तराखंड में, महाभारत कहा जाता है नेपाल में, डोकिया कहा जाता है सिक्किम में, ब्लैक माउंटेन कहा जाता है इसे भूटान में। और वहद हिमालय और इस मिडिल हिमालय के मध्य जो ये MCT क्षेत्र है, जो कि दो ऐसी पर्वत श्रेणियों के बीच में ये जो घाटी क्षेत्र पाया जाता है, जिसका निर्माण कौन से भ्रंश के बढ़ने से हो गया है, तो MCT। और MCT में जो घाटियां पाई जाती है इनके भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जैसे यहाँ पर ये घाटी क्षेत्र है वहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य, और यहाँ पर इसे कहा जाता है कश्मीर घाटी। धौलाधर और वहद हिमालय के बीच में ये जो घाटी है इसे कहा जाता है कुल्लू घाटी। नाग टीबा या मैसूरी और वहद हिमालय के बीच में जो घाटी है इसे कहा जाता है कांगड़ा घाटी। और महाभारत और वहद हिमालय के बीच में जो घाटी है इसे कहा जाता है महाभारत घाटी। क्या कहा जाता है, महाभारत घाटी। और बाद में उस पूर्व दिशा में इसकी चौड़ाई धीरे धीरे क्या हो जाती, कम, और जिसके कारण घाटियों का विस्तार पाया जाता बहुत ही कम पाया जाता है। तो ये अपना घाटी क्षेत्र रहेगा।
और घाटी क्षेत्र में इनके क्या स्थानीय नाम है। यहाँ पर ये कौन सी घाटी है, कश्मीर घाटी। और इसी कश्मीर घाटी में श्रीनगर भी है, यहाँ पर झेलम नदी प्रवाहित होती है और वूलर झील का निर्माण होता है। और जब इसका निर्माण हुआ था उस समय जो घाटियाँ रह गई थी, अस्थायी झीलें जिनके भरने से यहाँ पर मैदान निर्मित हुए, उनको करेवा कहा जाता है। और उनकी इस पीर पंजाल ढलानों पर जो घास के मैदान है जिसे बर्ग कहा जाता है, यहाँ पर ये जो घाटी है इसे कहा जाता है कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी है ये, कुल्लू घाटी। और नागटिब्बा के बीच में और वहद हिमालय के बीच में जो घाटी है इसका नाम है कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। महाभारत और वहद हिमालय के बीच में है, इसे कहा जाता है काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी। ये इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम और साथ में उनकी मध्य स्थिति क्या है, ये घाटियाँ। तो इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब ये कश्मीर घाटी में यहाँ श्रीनगर है और इस पीर पंजाल को पार करने के बाद इस मिडिल हिमालय और फिर यहाँ पर शिवालिक हिमालय है, इनके बीच में यहाँ पर है जम्मू। और जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने के लिए यहाँ पर एक दर्रा आएगा इनको पार करते हुए, उससे कहा जाता है बनियाल दर्रा। और जबकि यहाँ पर है पीर पंजाल दर्रा जो श्रीनगर को जोड़ता है पीओके से। और उसके बाद में इन्हीं ढलानों पर जो कि ये वहद हिमालय, उसके बाद में ये मध्य हिमालय, इसकी ये जो ढलान है कश्मीर घाटी की ओर वाली, यहाँ पर ये कश्मीर घाटी है और यहाँ पर ये कश्मीर श्रीनगर स्थित है। और ये ढलान है मंद, इसके कारण यहाँ पर अधिक वनस्पति पाई जाती है और इसी वनस्पति के साथ में यहाँ घास भी पाई जाती है जिसे बर्ग कहा जाता है। और बर्ग के कारण यहाँ पशुपालक जातियाँ हैं जो ऋतु प्रवास करती हैं, जिसमें गुजर बकरवाल है, ये भोटिया है, लेपचा है। ये मुख्य रूप से इस क्षेत्र में क्या करते हैं, ऋतु प्रवास करते हैं। और जब इसका निर्माण हुआ था इस घाटी में तो ऐसे दरार पड़ गई थी और दरार का धीरे धीरे अवसादों के द्वारा पूरा भराव होकर ये घाटी बन गई, जिसे यहाँ पर कश्मीर में करेवा कहा जाता है। और ये करेवा विशेषकर किसके लिए जाना जाता है, तो अफीम की खेती, विशेषकर केसर और जाफरान की खेती के लिए जाना जाता है। तो अपन इसके बारे में एक के बारे में अपन पढ़ेंगे, ऋतु प्रवास और इनकी घाटियाँ, इन घाटियों के नाम, और यह बनियाल दर्रा किन दो स्थलों को जोड़ता है, यहाँ से कौन सा एनएस गुजरता है और कौन सी सुरंग है, उसकी बात करेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।